स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है एंड आई एम योर फिज़िक्स ट्यूटर फ़हद भट्टी फॉर फिज़िक्स फॉर MD-CAT। अब ज़रा नोट कीजिएगा, हमने आज पहले लेक्चर में डिस्कस करनी है वो चीज़ें जिनको FSC में आप बहुत ईजी लेते हैं, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। शायद अगर हम FSC कर रहे होते तो यही चीज़ें सिर्फ 5 मिनट में हम समझते कि सब कुछ हो गया, लेकिन जब आज हम इसको MD-CAT की तरफ में पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि दीज माइनर थिंग्स आर सो इम्पॉर्टेंट इन MD-CAT और इसमें से बहुत ज़्यादा सवालात भी आ चुके हैं। तो चलिए हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ ताकि लेक्चर स्टार्ट किया जा सके। स्टूडेंट्स, हम आज शुरू करेंगे यूनिट नंबर 1 ऑफ MD-CAT, फोर्स एंड मोशन। प्रीवियस ईयर्स में इस यूनिट में से ऑलमोस्ट 3 MCQs हर साल आते थे, लेकिन इस साल क्योंकि हमें कंफर्मेशन नहीं है MCQs की तादाद की, तो हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर्स वेरी करते रहते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेट 3 क्वेश्चंस एवरेज हमारे इस यूनिट में से आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर फोर्स एंड मोशन की बात की जाए, जो आपकी FSC का चैप्टर नंबर 3 है, तो हमने इसमें डील करना होगा रेस्ट, मोशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, VT ग्राफ्स और इसके साथ ही इलास्टिक कोलिजन, लॉज ऑफ मोशन और एट द एंड हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को। जो आज का हमारा टॉपिक है, वी विल डिस्कस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और साथ में हम डिफाइन करेंगे सिर्फ वेलोसिटी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर तो हम बात करते हैं फोर्स एंड मोशन की, या फिर अगर हम बात करना चाहें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की, तो सबसे पहले तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और ये किस बॉडी के होते हैं। अगर नॉर्मली देखा जाए ना, अगर हम आम तौर पर बात करें तो बॉडी की नॉर्मली 2 स्टेट्स होती हैं। स्टूडेंट्स, हम बॉडी की 2 स्टेट्स की बात करेंगे, या तो बॉडी रेस्ट पर होगी या फिर बॉडी शुड बी इन मोशन। तो इफ वी टॉक अबाउट स्टेट्स ऑफ बॉडी, देन वी विल टॉक अबाउट रेस्ट स्टेट या फिर वी विल टॉक अबाउट मोशन। अगर नॉर्मली देखा जाए तो हर वो बॉडी रेस्ट पर होगी जो मूव नहीं कर रही होती, लेकिन अगर तो हम इसको प्रॉपर एक वे में देखें तो वो बॉडी रेस्ट पर होगी जो अपनी पोजीशन को इन्वायरमेंट और टाइम के लिहाज से चेंज नहीं कर रही। तो हम ये बात यूँ भी कह सकते हैं कि इफ़ पोजीशन ऑफ बॉडी, इफ़ पोजीशन ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज, अगर बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होती, द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। और अगर तो बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, बॉडी मूव कर रही है, अपनी स्टेट को बदल रही है, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। तो हम सिंपल सी बात कह सकते हैं कि इफ़ पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस, अगर बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती रहे इन्वायरमेंट और टाइम के लिहाज से, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। अब अगर बॉडी मोशन में है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो लाजमन सी बात है वो किसी और पॉइंट की तरफ को जा रही होगी। अगर वो कहीं और बॉडी जा रही है तो वो डिस्टेंस तय करेगी। अब हम अपने आएंगे मेन टॉपिक की तरफ, विच इज़ बेसिकली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम बात करेंगे कि बॉडी का डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट अगर नेचुरली देखें तो हम बॉडी की किस चीज़ को उसके किस लिहाज से मूव करने की टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं। चलिए नोट कीजिएगा, अगर एक बॉडी इस स्टेट में, दिस इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बॉडी इस पॉइंट A पर मौजूद है और वो पॉइंट B की तरफ मूव कर रही, तो पॉइंट A से B तक आने के लिए बॉडी के पास बहुत से रास्ते हैं। बॉडी A से B ऐसे भी आ सकती थी, बॉडी A से B ऐसे भी आ सकती थी, बॉडी A से B इस पाथ से भी आ सकती थी। मतलब अगर अब बॉडी ने A से B की तरफ को आना है तो इट कैन कवर मैनी पाथ्स टू रीच B, ऐसा हो सकता है। जो भी रास्ता बॉडी ने चूज़ किया A से B आने के लिए, that length of path is actually called distance। तो हम कह सकते हैं कि actual length of path
जोन सा बी पाथ बॉडी ने चूज़ किया जो उसकी एक्चुअल लेंथ होगी हम उसे डिस्टेंस कह सकते हैं। अब इससे फर्दर डिस्प्लेसमेंट क्या है, इन इनफाइनाइट पाथ्स में से, इन लातादाद पाथ में जिससे बॉडी ए से बी जाना चाह रही थी, एक ऐसा पाथ होगा जो सबसे छोटा है। द शॉर्टेस्ट इरेक्ट पाथ is called displacement. Out of all these distances, shortest distance or shortest erect path is called displacement. इन सारों में से कम डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। अगर जनरली देखा जाए तो हम डिस्टेंस हमेशा लेंथ ऑफ पाथ के सेंस में लेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को हम डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर्स भी कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। वो कैसे? फर्ज कीजिए कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये हमारे पास एक ओरिजिन पॉइंट है। अब ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की पोजीशन को बताता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दैट वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। अगर हम ओरिजिन से ए पॉइंट की लोकेशन को जज करना चाहेंगे तो दिस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ वेक्टर आर ए, और अगर मैं ओरिजिन से बी पॉइंट को देखना चाहूँगा तो दिस वेक्टर इज कॉल्ड आर बी। और बॉडी ने मूव किया है ए से बी की तरफ को, बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है ए से बी इन अ स्ट्रेट इरेक्ट पाथ, सो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट डी। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ से देखा जाए तो हम नोट कर सकते हैं कि बाय हेड टू टेल रूल डिस्प्लेसमेंट की टेल आर ए के हेड के ऊपर आ रही है, जिसकी टेल अगर सेकंड वेक्टर के हेड पर आए तो वो दोनों ऐड हो रहे होते हैं, और रिजल्टेंट हम ड्रॉ करते थे पहले की टेल से लेके आखिरी वेक्टर के हेड तक। तो हम ये बात यहाँ पर यूँ भी तो लिख सकते हैं कि आर ए वेक्टर को हमने विक्टोरिकली हेड टू टेल रूल से ऐड किया डिस्प्लेसमेंट में, तो रिजल्टेंट कौन मिला? आर बी। यहाँ पर आर ए पॉजिटिव क्वांटिटी है, इक्वेशन के इस साइड पर जाके आर ए विल बी नेगेटिव, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। और यही बात हमने यहाँ पर कुछ यूँ लिखी कि डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर्स कैन आल्सो बी डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से मुझे दो बातें पता चली। सबसे पहली बात तो ये कि अगर तो डिस्टेंस की बात की जाती है तो डिस्टेंस इज़ ऑलवेज आ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑलवेज आ वेक्टर क्वांटिटी। इफ़ इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी तो इसके पास एक कंफर्म डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो अगर तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑलवेज अलोंग मोशन। जिस तरफ बॉडी मूव कर रही होगी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी उसी तरफ मौजूद होती। पहली बात तो ये। सेकंड बात हमने ये देखी कि अगर हमने एक इनिशियल पॉइंट से किसी भी जाना हो फाइनल पॉइंट की तरफ तो डिस्टेंस की इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकती हैं। बिटवीन एनी टू पॉइंट्स देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज़ ऑफ डिस्टेंस। लेकिन अगर तो आपने एक पॉइंट से किसी भी सेकंड पॉइंट की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर करना है तो डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑलवेज अ सिंगुलर वैल्यू। दो पॉइंट्स के दरमियान में एक ही इरेक्ट स्ट्रेट पाथ होगा और वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमने एक नॉर्मल वे में देखा कि डिस्टेंस हमारे पास किस तरह से होगा दो पॉइंट्स के दरमियान में और डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, लेकिन क्योंकि दोनों हैं तो लेंथ ही हैं तो हम एक सिंपल सी बात ये भी कह सकते हैं कि बोथ आर मेजर्ड इन सेम यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर मीटर। यूनिट दोनों का क्या होता है? मीटर होता है। अगर यहाँ से हम फर्दर देखें तो कुछ बड़े बेसिक पॉइंट्स हम दोबारा डिस्क्राइब करना चाहेंगे। जैसे अगर तो डिस्टेंस की बात की जाती है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को तय करने के लिए बॉडी शुड बी इन मोशन, और अगर की बॉडी मूव कर रही है तो मूव करती हुई बॉडी का डिस्टेंस हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है।
मूव करती हुई बॉडी का डिस्टेंस कभी भी एक नेगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकता और ना ही मूव करती हुई बॉडी का डिस्टेंस ज़ीरो हो सकता है. इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग इट्स डिस्टेंस इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. लेकिन डिस्प्लेसमेंट में चीज़ें कुछ इस तरह से नहीं हैं. इफ़ अ बॉडी इज़ इन मोशन देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी कैन बी नेगेटिव, और एक मूविंग बॉडी के लिए ही डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी कैन बी ज़ीरो. तीनों लेकिन केसेस अलग अलग हैं. स्टूडेंट्स वो किस तरह से? अगर तो एक बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट से दूर जाना चाह रही है, डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज पॉजिटिव. अगर यही बॉडी किसी भी और पॉइंट से दोबारा इनिशियल पॉइंट की तरफ ही आना चाहे तो डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज नेगेटिव क्वांटिटी. और अगर यही बॉडी जिस पॉइंट से स्टार्ट करे अगर दोबारा उसी पॉइंट पर आ जाए, मतलब कि इफ़ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम, अगर वो एक ही पॉइंट पे दोबारा आ जाए दैन डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज ज़ीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल के दरमियान का डायरेक्ट पाथ होता है. अगर इनिशियल और फाइनल एक ही पॉइंट हो जाएंगे तो फिर डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज़ीरो हो जाएगा. तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी पॉसिबल है, नेगेटिव भी और ज़ीरो भी, लेकिन ऐसा केस हमारे पास डिस्टेंस के लिए मौजूद नहीं है. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अगर यहाँ से देखा जाए कि अगर तो बॉडी लीनियर मोशन कर रही है, इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, अगर एक बॉडी लीनियरली मूव करे देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज़ इक्वल टू इट्स डिस्टेंस कवर्ड. क्योंकि एक पॉइंट से लेके किसी भी फर्दर सेकंड पॉइंट तक अगर स्ट्रेट मूव किया है तो यही डिस्टेंस होगा और स्ट्रेट में यही मैग्नीट्यूड इसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की भी होगी. लेकिन अगर यही बॉडी लीनियरली पाथ मूव करने की बजाय कर्व्ड पाथ मूव करे, जैसे कि इस तरह से, तो कर्व्ड पाथ मूव करने में ये डिस्टेंस एस तय किया बॉडी ने. लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करता, डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑलवेज बिटवीन टू पॉइंट्स. स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक स्ट्रेट वेक्टर आता विच इज़ दिस वन डिस्प्लेसमेंट. अब अगर तो कर्व्ड पाथ तय हो जाए तो स्टूडेंट्स फिर इस केस में डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू डिस्टेंस. क्या कोई ऐसा भी केस है जहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो जाए? तो डैट इज़ इम्पॉसिबल. ये बात हम याद रखेंगे कि कभी भी कोई ऐसा केस नहीं हो सकता जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से ज़्यादा हो जाए. डैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. डिस्प्लेसमेंट इज़ वन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑल दीज डिस्टेंसेस विच इज़ सो शॉर्टर, जिससे ओ छोटा तो मुमकिन ही नहीं है. तो हमने कहा कि इससे ज़्यादा बड़ा कोई डिस्प्लेसमेंट हो डिस्टेंस से बड़ा तो वो पॉसिबल फिर नहीं होता. स्टूडेंट्स इन सब को डिस्कस करने के बाद बेसिक पॉइंट्स को हम मूव करना चाहेंगे टुवर्ड्स ओवर क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज ऑलवेज, मतलब अगर मैं डिवाइड करना चाहता हूँ डिस्प्लेसमेंट को किसके साथ? डिस्टेंस के साथ, तो इसकी रेशो किसके इक्वल आएगी? हमने दो किस्म के पार्ट्स भी पढ़े. एक कि अगर तो बॉडी लीनियरली मूव करे, क्वेश्चन के अंदर कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोशन बयान नहीं की गई, फिर हम हर केस को देखेंगे. अगर तो लीनियरली बॉडी मूव करती तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाते, और अगर तो बॉडी कर्व्ड पाथ में मूव करती तो डिस्प्लेसमेंट स्मॉलर हो जाता. बड़ा तो हो नहीं सकता. इट मीन्स का डिस्प्लेसमेंट की दो वर्सेटिलिटीज़ हैं डिस्टेंस के लिहाज से. पहला क्या, या तो वो इक्वल हो सकता है या वो स्मॉलर हो सकता है. अगर यहाँ से देखें तो डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस से कम हो जाएगा, और अगर कम हो गया तो आंसर विल बी लेस देन 1, और अगर तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो गया तो आंसर विल बी 1. तो इन दोनों अगर फॉलो करें तो आंसर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1. सो स्टूडेंट्स ये है हमारा इस MCQ का आंसर. नाउ लेट्स मूव टू अवर सेकंड क्वेश्चन. व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल आफ्टर वन रेवोल्यूशन, एक
पूरा चक्कर करने के बाद अगर मैं बॉडी को यहाँ से कुछ इस तरह से मूव करवा देता हूँ कि बॉडी ऐसे मूव कर रही है आफ्टर वन रेवोल्यूशन, जहाँ से स्टार्ट किया स्टूडेंट्स वहीं पर ख़त्म भी हो गया। अब अगर इधर देखें तो रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, बॉडी ने सर्कल के एक पॉइंट से शुरू किया और सर्कल के उसी पॉइंट पर बॉडी ने खुद की मोशन को एंड भी कर दिया, यानी कि समथिंग लाइक दिस, बॉडी यहाँ से स्टार्ट की और यहाँ पर मोशन को ख़त्म कर दिया। अगर इस केस को देखें स्टूडेंट्स तो डिस्टेंस आ जाता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विच इज़ इक्वल टू 2 पाई आर। और अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, जो हमारा यहाँ पे इनिशियल पॉइंट था क्या वही यहाँ फाइनल पॉइंट नहीं है? और अगर ऐसा हो जाए कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट एक ही हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज ज़ीरो। तो डिस्प्लेसमेंट फिर क्या आ गया हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ज़ीरो। हमने इनकी रेशो की बात करनी थी, रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ से देखें तो रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट is equal to, distance is 2 pi r, displacement is 0, something by 0 always gives us infinity। Students, इस केस में आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन्फिनिटी। इसी क्वेश्चन को वो डिफरेंट वेज में भी पूछ सकता है, जैसे कि वो आपसे पूरे सर्कल की बात नहीं करता, वो कहता है कि बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, लेकिन आप उस केस को फॉलो करें जब बॉडी ने एक नहीं, जब बॉडी ने हाफ रेवोल्यूशन तय की होगी, जब बॉडी यहाँ से स्टार्ट करे और यहाँ पे एंड कर दे। अगर हाफ रेवोल्यूशन की है तो अब बताएं कि रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। अगर डिस्टेंस की बात की जाती है इस केस में, व्हेन बॉडी वाज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो डिस्टेंस इज हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस। अगर पूरा सर्कल 2 पाई आर होता है तो हाफ सर्कल पे 2 पाई आर का हाफ होना चाहिए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि S इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय 2, जहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू आ गई हमारी पाई आर। सो दिस इज डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाती तो आपको ये बात पता है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट या फिर इरेक्ट पाथ होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब एक सर्कल में उसकी बाउंड्री से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज रेडियस। अगर यहीं से देखें तो सेंटर से इस बाउंड्री तक का भी रेडियस होगा। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r या फिर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब इनकी रेशो लेनी स्टूडेंट्स हमने, तो इधर आ जाएगा s बाई डी इज इक्वल टू पाई आर बाई 2r, r से कैंसल, आंसर इज इक्वल टू पाई बाय 2। मतलब अगर तो क्वेश्चन में हाफ रेवोल्यूशन की बात की जाए तो फिर हम रेशो इस सेंस में लेंगे एंड आंसर विल बी पाई बाय 2। फर्दर वन देखिएगा, आफ्टर क्वार्टर सर्कल, अब वो इससे भी ज़्यादा हाफ करना चाह रहा है। अगर तो सर्कल एक नहीं बल्कि सर्कल इस तरह से क्वार्टर में मूव करे कि यहाँ से इस पॉइंट तक, तो नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स दिस इज क्वार्टर सर्कल। ये साइड भी रेडियस है, ये साइड भी रेडियस है, और बॉडी ने मूव किया ए से लेके बी तक, दिस इज क्वार्टर सर्कल। अब नोट कीजिएगा ये तो 1/4 ऑफ सर्कमफेरेंस नहीं हो जाएगा। अगर हम यहाँ से स्टूडेंट्स नोट करेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय 4, 1/4 ऑफ सर्कमफेरेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू पाई आर बाय 2। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? क्या वो इस तरह से निकालना पड़ेगा? नहीं, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी अ कर्व्ड लाइन, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अ इरेक्ट पाथ। तो आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो ए से चलेगी और इरेक्ट वे में बी तक आ जाएगी। देखें क्या हमारे पास ये एक ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो गई जिसकी बेस आर है, परपेंडिकुलर बी आर है, जबकि आपने कैलकुलेट करना है हाइपोटेन्यूस। तो मैं ये बात यूँ तो कर सकता हूँ कि हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2r स्क्वायर।
जैसे ही स्क्वायर कट जाएगा, सो दिस बिकम्स इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ आर। स्टूडेंट्स, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। चलिए अब इनकी रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम यहीं पर देखें तो S/D डिस्टेंस इज πr/2, जबकि डिस्प्लेसमेंट इज √2 टाइम्स आर। यहाँ पर ये r इस r से कैंसिल हो जाएगा और जो हमारे पास बाकी आंसर बच गया दैट इज π/2 √2। तो स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ क्वार्टर सर्कल अगर देखा जाए तो वो चार्ली ऑप्शन π/2 √2 इज द करेक्ट आंसर। ये वो क्वेश्चंस हैं जो वो एक सर्कल की फॉर्म में सिर्फ आपसे पूछ सकता है। अब बात करते हैं वेक्टर फॉर्म की। अगर तो हमें वो ये कह दे कि अ बॉडी इज हैविंग या फिर इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर 4i + 7j and it is moved to a point having position vector 10i + 15j, then what will be the magnitude of its displacement? अब यहाँ पर आपको वेक्टर्स दे दिए गए हैं पोजीशन की फॉर्म में और आपने क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। हमें इस बात का पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। हम एक सिंपल काम करेंगे, हम यहाँ पर डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे और उसी कैलकुलेट करने के साथ हम फौरी इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अगर हमें दो पोजीशन वेक्टर्स r1 और r2 गिवन हो लाइक इन दिस क्वेश्चन, तो हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। हमें इस बात का पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। अगर हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो वैल्यू ऑफ r2 इज़ 10i + 15j, तो ये आ जाएगा 10i + 15j और माइनस आएगा r1 के साथ, दिस विल बिकम -4i - 7j। So 10i - 4i becomes 6i plus minus 15 - 7 is 10j. This is displacement vector। पर ज़रा नोट कीजिएगा, जो हमें आंसर गिवन है दैट इज द मैग्नीट्यूड और उसने हमसे पूछा भी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे फार्मूला d इज इक्वल टू x² + y², जहाँ से हम सिंपल कह सकते हैं I रिजेंबल्स x-axis, सो 6² + 8²। 6² is 36, 8² is 64, which is equal to √100, which is equal to 10 मीटर। तो स्टूडेंट्स, अगर इस MCQ को देखें सो दिस 10 मीटर इज ओवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ में नोट कीजिएगा, नेक्स्ट MCQ में कहा यह जा रहा है कि अ बॉडी मूव्स फ्रॉम A to B, the coordinate point of A is 7 3 and the points of B is 10 7। the first digit 7 और 10 ये रिजेंबल करता है कि हम x एक्सिस के लिहाज से किस पॉइंट पर हैं। जो सेकंड है 3 और 7 रिजेंबल करता है कि ये पॉइंट y एक्सिस के लिहाज से कहाँ पर होगा। अब इसके भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि जहाँ से जहाँ बॉडी, जैसे कि A से अगर B की तरफ बॉडी जा रही है तो B रिजेंबल पॉइंट करता है रिजेंबल करता है पॉइंट 2 को, जबकि A रिजेंबल करता है पॉइंट 1 को। इसी MCQ को आप वेक्टर की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे कि अगर मैं RA की बात करूं तो RA आ जाएगा 7i + 3j और अगर मैं RB की बात करूं तो RB आ जाएगा 10i + 7j। और हमें तो पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज़ एक्चुअली डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। माइनस करेंगे तो 10i - 7i दिस बिकम्स 3i, 7j - 3j दिस बिकम्स 4j। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गेन हो गया, जबकि डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू x² + y²। 3² इज 9, 4² इज 16, प्लस करेंगे तो इट विल बिकम 25,
which is equal to 5 meter. So the answer of this MCQ is 5 meter. कई स्टूडेंट्स इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर लेंगे कि सिर्फ 0.2 में से 0.1 के पॉइंट्स को माइनस कर दिया जाए, लाइक 10 - 7 इज 3, 7 - 3 इज 4, तो एक 3 मिल गया और एक 4. हम अगर अप्लाई करेंगे इस पर भी सेम फार्मूला, देन हमें आंसर 5 ही मिलेगा स्टूडेंट्स यहाँ पर. नेक्स्ट MCQ नोट कीजिएगा. अब एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग 3 meter distance towards north and 4 meter towards east. What is the displacement covered by the object? डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं जबकि हमें y एक्सिस के अलॉन्ग 3 गिवन है और हमें x एक्सिस के अलॉन्ग 4 गिवन है. अगर यहाँ से देखा जाए तो हम एक सिंपल सी बात कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड निकालनी है तो x एक्सिस के अलॉन्ग गिवन था 4 स्क्वायर, y के अलॉन्ग गिवन था 3, सो 3 स्क्वायर. This again becomes under root 25 which is equal to 5 meter. तो स्टूडेंट्स इसका भी आंसर 5 मीटर ही होगा. Now let's move on to this question. A body moves from A to B and B to C. बॉडी A से B जाना चाह रही है और देन B से C की तरफ आना चाह रही है. तो अब नोट कीजिए कि A से C तक जाने में टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी तय कर लेगी. अब जरा नोट कीजिएगा, अगर यहाँ पे देखें तो दिस इज़ अ लीनियर पाथ यहाँ से लेके यहाँ तक, जबकि B से C दिस इज़ अ सेमी सर्कल जिसका हमें रेडियस गिवन है 6 मीटर. अब रेडियस का मतलब ये हुआ कि इस B से लेके इस सर्कल के हाफ तक दिस इज़ 6 और इसी सेंटर से इस C पॉइंट तक भी दिस इज 6. सो 6 + 6 दिस कंप्लीट लेंथ बिकम्स 12 मीटर. जब हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना स्टूडेंट्स तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कहाँ से कहाँ तक होगी, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक. तो हम मूव करेंगे A से C की तरफ. हमें इस डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना है. अब ज़रा नोट कीजिएगा, दिस फॉर्म्स अ ट्रायंगल जिसकी एक साइड 5 मीटर है एंड अदर साइड इज 12 मीटर और हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज. तो ये तो बिल्कुल वही फार्मूला से हमने पहले पढ़ा था, हो जाएगा कि D इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस बिकम्स x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर. अगर यहाँ से देखें तो द डिस्टेंस अलॉन्ग x एक्सिस इज 5 meter, so 5 square. Distance along y axis is 12 meter, so 12 square. हमें इस बात का पता है कि 5 square is equal to 25, 12 square is equal to 144 which is equal to 169, जबकि अंडर रूट ऑफ 169 is equal to 13 meter. Now this is the value of displacement vector in this case, so the answer is 13 meter. बाकी रह गए 2 क्वेश्चंस. इनको सॉल्व करने से पहले जो हमने क्वेश्चंस अभी देखे और इससे पहले भी देखे कि वो कई मरतबा क्वेश्चन को सर्कुलर फॉर्म में पूछता है, तो हम क्यों ना एक ट्रिक याद करें. हम यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें एक सर्कल के अंदर पूछे जाने वाले तमाम क्वेश्चंस फ़ौरन आप सॉल्व कर सकेंगे. जैसे कि हम अज्यूम करते हैं कि दिस इज़ अ सर्कल, बॉडी यहाँ से सर्कल से शुरू हुई और बॉडी ने ये सर्कल तय किया. अब नोट कीजिएगा, इस सर्कल के लिहाज से हमारे पास 4 पॉइंट जो गेन होंगे, टॉप, बॉटम और जो पॉइंट साइडवेज होंगे वो इनको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स. अब इनको हम नाम दे देते हैं, जैसे कि दिस पॉइंट इज नेम्ड एज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस पॉइंट इज D. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक काम करेंगे, हम यहाँ बताते हैं कि पाथ बॉडी कौन कौन सा चूज़ कर सकती है. पाथ चूज़ करने के बाद उस पाथ का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस कवर करने के बाद उसी पाथ का डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा. हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, वी डोंट टेक डायरेक्शन इन दीज केसेस. उसके बाद हम बात करेंगे
कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट अगर क्वेश्चन में पूछी जाए तो वो क्या होगी, और अगर रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस पूछी जाए तो स्टूडेंट्स फिर हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ज़रा नोट कीजिएगा, सबसे पहले हमें क्वेश्चन अगर ये आ जाता है कि अ बॉडी मूव्स फ्रॉम ए और एंड करती है अपनी मोशन ए के ऊपर, तो द फर्स्ट पाथ इज ए टू ए। Second question can come like this: if a body starts from A and ends at C, so body start करे A से लेकिन एंड C पे करे। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि बॉडी A से स्टार्ट करे और B पे चली जाए, A से स्टार्ट करे और B पे, और क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि बॉडी A से स्टार्ट करे और अपना पाथ D पर एंड कर दे। आपने सेपरेट क्वेश्चंस अभी रिसेंटली डिस्कस किए जिसमें हमने फुल सर्कल, सेमी सर्कल और क्वार्टर को कवर किया। ज़रा नोट कीजिएगा, ये टेबल आपके उन तमाम क्वेश्चंस को और उसके साथ साथ टोटल 16 क्वेश्चंस हम इस एक टेबल में कर सकते हैं। जैसे कि ए से ए अगर हम जाएं तो वन कंप्लीट सर्कल में डिस्टेंस कितना तय होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विच इज़ 2 पाई आर। ए से सी जाने में अगर हम A से C मूव करते हैं तो देन डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ सर्कमफेरेंस, सो 2 पाई आर बाय 2 इज इक्वल टू पाई आर। अगर हम A से B जाते हैं तो A से B जाने में वी कवर क्वार्टर सर्कल, मतलब 1/4 ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सो 2 पाई आर बाय 4 इज इक्वल टू पाई आर बाय 2। और अगर हम A से D जाएंगे स्टूडेंट्स तो A से D जाने का मतलब है 3/4 ऑफ सर्कल, 3/4। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 3/4 ऑफ 2 पाई आर। स्टूडेंट्स दिस इज इक्वल टू 3 पाई आर बाय 2 because this 2 will be cancelled by this 4, so this becomes 3 pi r by 2, so this is the distance। आपने देखा कि नया पॉइंट सीखा कि वो 3/4 भी पूछ सकता था। चलिए डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अगर बॉडी A से स्टार्ट हो और दोबारा इसी पॉइंट पर आ जाए तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम, सो डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज 0। अगर बॉडी A से शुरू हो और C पे ख़त्म हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन रो होगी, सो R प्लस R इज इक्वल टू 2R। अगर A से B हम चले जाते तो हमें ये बात तो पता है कि ये B रेडियस है और स्टूडेंट्स ये भी क्या है, रेडियस है। A से B जाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वह है स्ट्रेट इरेक्ट पाथ, जो कि हमें ये हासिल हो गया, दिस इज़ D। हमने अभी डिस्कस किया था कि दिस D इज़ बेसिकली हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल, जिसका हमने कैलकुलेट किया √2R। सो डिस्प्लेसमेंट अगर A से B मूव किया जाए तो इट बिकम्स √2 टाइम्स R। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम A से D चले जाएं तो A से B का डिस्टेंस A से D तक के डिस्टेंस से चेंज था, क्योंकि यहाँ पर 1/4 जबकि यहाँ पे 3/4 तय किया था। लेकिन अगर तो बॉडी A से D जाती है तो डिस्प्लेसमेंट एक इरेक्ट पाथ था, जैसे कि ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये बिल्कुल वही वैल्यू होगी जो कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू थी इन केस ऑफ AB। क्योंकि देखिएगा हमारे पास इस केस में भी ट्रायंगल फॉर्म की जिसकी बेस और परपेंडिकुलर R थे, जबकि यहाँ पर भी हमारे पास वही सेम ट्रायंगल गेन हो रही है जिसकी बेस और जिसका वर्टिकल कंपोनेंट R और R थे। तो सॉल्व करने पर वी विल गेट सेम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज़ √2 टाइम्स R। अगर रेशो निकालना चाहेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की तो समथिंग बाय 0 ऑलवेज गिव्स अस इन्फिनिटी, और अगर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस की तो 0 बाय समथिंग ऑलवेज गिव्स अस 0। डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट पाई आर बाय 2R, R से कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी पाई बाय 2।
अगर यहाँ पर बात करेंगे पाई आर बाय 2 और अंडर रूट 2 और तो स्टूडेंट्स आर आर से कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू पाई बाय 2 अंडर रूट 2। यहाँ पर भी आर आर से कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2 अंडर रूट 2। अगर आपने रेशो निकालनी है डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस की तो यू जस्ट हैव टू इन्वर्ट द रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। हमें यहाँ पर गेन हो जाएगा 2 बाय पाई, यहाँ पर गेन हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 बाय पाई, जबकि यहाँ पर गेन होगा 2 अंडर रूट 2 बाय 3 पाई। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस तरह से सर्कल के सारे क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो यहाँ पर लिख दिए गए हैं। दीज आर टोटल 16 क्वेश्चन जो हमने एक ही टेबल में कवर कर लिए। अगर ऐसा हो जाए, इन केस अगर ऐसा हो जाए, वो हमें पॉइंट्स नहीं बताता, हमें क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ लेता है कि इफ़ अ बॉडी कवर्स 30 डिग्री अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ, 30 डिग्री तक बॉडी ने तय किया, या फिर बॉडी ने 45 डिग्री तय किया या 60 डिग्री तय किया या 90 डिग्री तय किया, तो आप बताएं। तो स्टूडेंट्स क्यों ना एक शॉर्टकट लिखें जिससे हम किसी भी डिग्री किसी भी एंगल पर हम इजीली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, और उसी बिहाफ पर हम फौरी इनकी रेशोज़ भी कैलकुलेट कर लेंगे। स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा, अगर तो कहीं पर भी वो आपको एंगल दे दे तो displacement can be calculated as displacement is equal to r under root 2 into 1 minus cos of theta। यहाँ पर जोन सा भी एंगल आपको बताया जाए वो एंगल हम पुट करेंगे और हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा उस एंगल पे दो पॉइंट्स के दरमियान में इन फॉर्म ऑफ आर, जैसे हमने यहाँ पर इन फॉर्म ऑफ आर गेन किया था। और अगर हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस के लिए फार्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस इज 2 पाई आर बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई थीटा। जोन सा भी एंगल हमें बताया जाए हम उस एंगल को पुट करेंगे और हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात बड़ी सिंपल सी नोट करने वाली है कि अगर तो हम फर्ज कीजिए जैसे हमने यहाँ पे देखा, जब ए से बी गए तो डिस्टेंस क्वार्टर था, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन थी। जब ए से डी चले गए तो डिस्टेंस 3/4 था लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेम था। स्टूडेंट्स ऐसा क्यों होता है? जब एंगल की बात करेंगे ना तो डिस्टेंस में हमेशा हमने वो वाला एंगल पुट करना होता है जो बॉडी ने कवर किया है। वी एक्चुअली पुट एक्चुअल एंगल जो बॉडी ने तय किया है सर्कल के अलॉन्ग। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए जब एंगल की बात करेंगे तो हम दो पॉइंट्स के दरमियान में हमेशा शॉर्टेस्ट एंगल पुट करते हैं। और याद रखिएगा कि दो पॉइंट्स के दरमियान में शॉर्टेस्ट एंगल 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे कि दीज टू आर पैरेलल टू ईच अदर, एंगल 0 है। अब इनमें एंगल कितना है? ये एंगल बढ़ रहा है आहिस्ता 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 आहिस्ता, एंगल बढ़ते बढ़ते कितना हो गया? 90 हो गया। इस वक्त एक्चुअल भी 90 है और शॉर्टेस्ट भी 90 है। अब ऐसे बढ़ते 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 वेक्टर्स कुछ यूँ आगे, अब इनमें एक्चुअल भी 180 डिग्री है जबकि शॉर्टेस्ट भी 180 डिग्री है। जैसे ही ये फर्दर मूव करेगा स्टूडेंट्स, अब चेंज आ गया। फर्दर मूव करने पर नोट कीजिएगा, जब हमारे पास ये वेक्टर फर्दर मूव करके इस तरह से आ गया तो एक्चुअल कवर्ड इज 270 डिग्री, लेकिन शॉर्टेस्ट बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री। तो 180 से ज़्यादा शॉर्टेस्ट एंगल गेन नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही फर्दर मूव करेगा तो एक्चुअल तो बढ़ जाएगा लेकिन उन दोनों में शॉर्टेस्ट एंगल छोटा होता रहेगा फिर से। तो हमने जब भी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो शॉर्टेस्ट एंगल पुट करना है, जबकि डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू पुट एक्चुअल एंगल। इस तरह से एक क्वेश्चन इसलिए बताया क्योंकि ये नम्स के पेपर में एक बार आ चुका है। तो चलिए अब फर्दर हम नोट करते हैं कि हमारे बाकी क्वेश्चंस दोनों क्या थे। देन वी विल डिफाइन वेलोसिटी। चलिए शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर एक बॉडी if an object or if a body travels 100 meter along east and then comes back 50 meter। स्टूडेंट्स
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड कम्स बैक 50 मीटर, अगर एक बॉडी ईस्ट की तरफ 100 मीटर मूव करती है और 50 मीटर वापस आ जाती है, या फिर वो ये भी कह सकता था कि टुवर्ड्स वेस्ट मूव करती है, तो बताएं कि इस सारे केस में रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो चलिए फिर नोट करते हैं। अगर हम इस केस को यूं लिख लें जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि डिस्टेंस इज एक्चुअली लेंथ ऑफ पाथ, तो जो पाथ तय किया वो 100 मीटर आगे था, 50 मीटर पीछे था, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 प्लस 50 विच इज इक्वल टू 150। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हमने ये बात नोट की थी कि जब भी कोई बॉडी अपने ओरिजिनल पॉइंट से दूर जाती है तो डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज पॉजिटिव, और जब वापस आ रही होती है तो इट इज टेकन एज नेगेटिव। यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड आएगी 100 माइनस 50। माइनस क्यों? क्योंकि 50 वो है जो वो अपने ओरिजिनल पॉइंट की तरफ जा रही थी, तो दिस डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अगर हम यहां से देखेंगे तो दिस इज इक्वल टू 50 मीटर। अब रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट उन्होंने पूछी है, तो नोट कीजिएगा कि 150 बाय 50 इक्वल किसके आ जाएगा, 3/1। So delta is your correct option in case of this MCQ. Last one note कीजिएगा, if a body goes 4 meter towards x-axis, 6 meter towards y-axis and 6 meter again towards negative x-axis, then distance and displacement respectively are। सबसे पहली बात तो हम उसने वर्ड यूज़ किया रिस्पेक्टिवली, तो हम उसी के ऑर्डर के मुताबिक डिस्प्लेसमेंट पहले देखेंगे और फिर हम डिस्टेंस पहले देखेंगे और फिर हम जाएंगे डिस्प्लेसमेंट की तरफ। ज़रा नोट कीजिएगा, डिस्टेंस इज़ एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, तो हम कह सकते हैं दिस इज़ 4 + 6 दिस बिकम्स 16 मीटर। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाती तो 6 वर्टिकल है, जबकि अगर एक्स एक्सिस में देखा जाए तो 4 टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स, 6 टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स। तो हम ये भी तो यूँ कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 4i माइनस 6i। माइनस 6 हमने क्यों बोला? क्योंकि दिस 6 वाज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो हम इसको माइनस के वे में ही लेंगे। और यहाँ पर आ गया प्लस 6j। अगर नोट करें ना स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो यही फॉर्म कुछ ऐसी बन जाती है हमारे पास कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 4 माइनस 6i, इट मीन्स -2i प्लस 6j। अगर मैग्नीट्यूड निकालनी पड़ती तो हम इसे कुछ यूँ सॉल्व करते कि -2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। This becomes -2 square is 4, 6 square is 36, 36 plus 4 is equal to √40। ज़रा आप अब नोट कीजिएगा, तो क्या इसका आंसर चार्ली होना चाहिए? स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं। उसकी क्या रीज़न है? क्योंकि हमने पहले डिस्टेंस का आंसर देना है एंड डिस्टेंस इज 16 मीटर, सो करेक्ट आंसर इज डेल्टा 16 मीटर एंड √40 मीटर। स्टूडेंट्स ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम स्टार्ट करना चाहेंगे वेलोसिटी और स्पीड क्या होते हैं। बेसिक हम पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे, जबकि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उनके एमसीक्यूज और उनकी टाइप्स। तो चलिए नोट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्पीड और वेलोसिटी में बेसिक क्या डिस्टेंस है। अगर तो हम बात करते हैं स्पीड की और वेलोसिटी की, तो नोट कीजिएगा स्पीड एंड वेलोसिटी हमने डिटेल से डिस्कस किया डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को। अगर इन दोनों की बात की जाए तो स्पीड इज टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस, टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस is called
स्पीड, जबकि टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड को सिंबॉलिकली मैं इस तरह v से शो करूँगा, जबकि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आई विल शो लाइक दिस। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इफ़ इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी देन इट शुड हैव सम डायरेक्शन, सो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्पीड और वेलोसिटी, क्योंकि अगर देखा जाए तो दोनों रेशो हैं लेंथ और टाइम की, जैसे स्पीड इज़ डिस्टेंस बाय टाइम, जबकि वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बट बोथ आर द रेशो ऑफ लेंथ टू टाइम। तो इन दोनों का यूनिट स्टूडेंट्स सेम होता है। यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी इज़ मीटर्स पर सेकेंड। हम इसको इसी टर्म्स में लेते हैं। अब जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग इन लीनियर मोशन, तो लीनियरली मूव करते हुए क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में बिल्कुल सेम होते हैं, तो हम ये बात यहाँ पर भी कह सकते हैं कि इफ़ टू बॉडीज़ आर मूविंग इन लीनियर मोशन, या फिर इफ़ अ सिंगल बॉडी इज़ मूविंग इन अ लीनियर वे, देन उसकी स्पीड और उसकी वेलोसिटी आपस में सेम होंगे। स्पीड इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि लीनियर मोशन में डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ जाता था, क्योंकि s और d के मैग्नीट्यूड दोनों सेम थे, तो रेशो ऑफ s टू टाइम और डिस्प्लेसमेंट टू टाइम की भी रेशो सेम होगी। तो स्पीड इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। दोनों को आपने कई बार देखा होता है ना, बुक्स में लिखा होता है कहीं पर स्पीड का वर्ड आ रहा है, कहीं वेलोसिटी का वर्ड आ रहा है। वो इसीलिए आ रहा होता है क्योंकि वो केस है जिसमें बॉडी लीनियर मोशन कवर कर रही है। तो लीनियर मोशन में हम बॉडी की स्पीड कहें या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कहें, तो दोनों सेम ही चीज़ें हैं, क्योंकि बोथ आर इक्वल टू ईच अदर बट ओनली इन लीनियर मोशन। अगर यही बात हम कर्व के लिहाज से देखते, अगर यही बात हम तब करते जब बॉडी एक कर्व्ड पाथ के अंदर मूव कर रही होती, तो स्टूडेंट्स एक कर्व्ड पाथ के अंदर याद रखिएगा, एक कर्व्ड पाथ में डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होता है, और क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है इसीलिए स्पीड हमेशा वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगी, क्योंकि अब उनकी रेशो आपस में इक्वल नहीं आएंगी। तो ये हमारे पास एक बहुत सिंपल सा वे था स्पीड और वेलोसिटी का। हमने अब कल के लेक्चर में डिस्कस करना है कि प्रॉपर इनकी टाइप्स क्या होंगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, और किस किस तरह से हम इनको आगे लेके चलेंगे। दिस इज़ योर टुडेज टॉपिक। हमने आज डिस्कस किया पहली चीज़, डिस्टेंस is basically actual length of path, displacement is shortest distance between 2 points और shortest erect path। उसके बाद हमने फर्दर पढ़ा कि डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्टेंस के लिए आपको पाथ को फॉलो करना पड़ता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के दरमियान में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हमने उसे कैलकुलेट कर लेना है। किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना हुआ तो डिस्टेंस की इनफाइनाइट वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, क्योंकि एक पॉइंट से सेकंड तक जाने के लिए बेशुमार डिस्टेंसेस हो सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट से किसी भी सेकंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक होगा, क्योंकि हमने एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना होगा। फिर हमने फर्दर क्वेश्चन से सॉल्व किया कि अगर तो हमें सर्कुलर पाथ के क्वेश्चंस आ जाएं तो हम एक वे में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगर हमें क्वेश्चन दे देगा पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में तो फिर हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे। वो हमें इंडिविजुअल वैल्यूज़ भी पूछ सकता है या फिर वो हमसे रेशोज भी डिमांड कर सकता है, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस की। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एंड ब्रीफ ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
हमने स्टूडेंट्स अभी देखा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इतना वर्सटाइल टॉपिक था एमसीक्यूज़ के लिहाज से, और इस तरह के एमसीक्यूज़ आ चुके हैं जो कि आपने कभी एफएससी में सोचे भी नहीं होते। तो याद रखिए कि एमडी कैट इज़ इंटायरली ऑन डिफरेंट लेवल एज़ कम्पेयर टू एफएससी। लेक्चर्स में आपने देखा कि एमसीक्यूज़ प्रॉपरली 360 डिग्री पर मूव कर रहे थे। हमने साथ ही वेलोसिटी का इंट्रोडक्शन भी लिया। बाकी उम्मीद है कि आपको समझ सारा आ गया होगा, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आता तो इन केस ऑफ एनी क्वेरी आपने लाजमन बताना है कमेंट सेक्शन में, ताकि आप रहनुमाई हासिल कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।